2 मिनट अज्यूम कर लेते हैं आप किसी केस में अक्यूज्ड हैं, पुलिस आती है, आपको गिरफ्तार करके लेके जाते हैं, आप पुलिस कस्टडी में बैठे हुए हैं, पूछताछ चल रही है और ये इंट्रोगेशन के दौरान पुलिस ने ना इतना गंभीर माहौल बना दिया, आप घबराए हुए उस दबाव में जाने अनजाने में ही सही कुछ ऐसे बता दिए चीजें जो आपके खिलाफ यूज हो सकते हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन हम इसी टॉपिक पे करते हैं, कन्फेशन के टॉपिक पर। लॉ क्या कहती है, बीएसए एविडेंस एक्ट में कन्फेशंस को लेके क्या चीजें हैं उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। पुलिस कन्फेशंस को लॉ कैसे ट्रीट करता है ये डिस्कस करते हुए अलग अलग सिनेरियोज देखेंगे जहां पर ये कन्फेशन वैलिड होगा और जहां पर ये कन्फेशन को वैलिडिटी नहीं मिलती है। तो ले आइए अपना बैरक और नोटबुक एंड गेट रेडी फॉर अ इन डिटेल डिस्कशन ऑन कन्फेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्फेशंस होता क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशरी के लिए भी, जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी, एंड जो कोर्ट प्रैक्टिस में भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक केस में जो जितने भी अक्यूज्ड हैं पुलिस अपने ओर से कोशिश तो करती हैं कि एक वैलिड कन्फेशन उनसे निकलवाएं। ये तो हर केस में कोशिश तो जारी रहती है, तो इसीलिए ये प्रोविजंस एकेडमिकली यानी जुडिशरी या अदर एग्जाम्स के लिए भी उतने ही हेल्पफुल हैं। एट द सेम टाइम इसका जो अंडरस्टैंडिंग है ये रियल लाइफ प्रैक्टिस, कोर्ट प्रैक्टिस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कन्फेशन होता क्या है, अगर हम सिंपली बात करें ना, 2 मिनट पहले बात कर लेते हैं सिंपली। कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स को हम सेल्फ बेनिफिटिंग स्टेटमेंट्स कह सकते हैं एंड कुछ स्टेटमेंट्स को सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं। जो स्टेटमेंट मेरे हित में है या मेरे को फेवर करते हैं उनको हम लॉ में ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं देते हैं। जो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स हैं, यानी मेरे केस में जो स्टेटमेंट्स मैंने बोले वो मेरे खिलाफ यूज हो सकते हैं, उनको हम अंडर एविडेंस एक्ट एंड अंडर बीएसए स्पेशल फोकस देके पढ़ते हैं, जो है हमारा एडमिशंस एंड कन्फेशंस का टॉपिक। आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में भी ऐसा ही था एंड अभी बीएसए में भी ऐसा ही है, एडमिशंस एंड कन्फेशंस। सो एडमिशंस एंड कन्फेशंस वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स, या मेरे खिलाफ जो स्टेटमेंट्स हैं, सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं इनको। तो ऐसे सेल्फ हार्मिंग या सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग, सेल्फ डेप्रिकेटिंग जो मैंने अपने खिलाफ दिए हैं स्टेटमेंट्स, अपने खिलाफ जो स्टेटमेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड जनरली हम कॉन्टेक्चुअली देखें तो एडमिशन का शब्द उन केसेस में यूज होता है जहां पर सिविल केसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो सिविल केसेस में जो पार्टीज हैं वो अपने खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, तो उसको हम कहते हैं एडमिशन। एंड कन्फेशन का ये जो स्पेसिफिक शब्द है इसको हम क्रिमिनल केसेस में यूज करते हैं, ठीक है। क्रिमिनल ट्रायल्स में स्पेसिफिकली जो अक्यूज्ड अपने बारे में कहता है उसको हम बोलते हैं कन्फेशन। जो अक्यूज्ड अपने बारे में कह रहा है उस केस में जो खुद के खिलाफ है उसको हम कहेंगे कन्फेशन। सो जब भी हम कन्फेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसका कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है। अगर हम एविडेंस एक्ट देखें या बीएसए देखें, देयर इज नो एज सच डेफिनेशन। बीएसए में भी नो क्लियर डेफिनेशन, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी व्हाट इज अ कन्फेशन का डेफिनेशन नहीं है। ये कन्फेशन की कुछ लिंक्ड प्रोविजंस है हमारे सीआरपीसी बीएनएसएस में भी, उसका भी हम एंड में आके हल्का सा जिक्र करेंगे जो आपका मेंस वगैरह में हेल्प होगा अगर आप जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलिए, व्हाट इज अ स्टेटमेंट? इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज समथिंग दैट इज एडमिटिंग हिज गिल्ट। अगर अक्यूज्ड मान रहा है कि ये मेरी गलती है एंड या फिर ऐसे मानते हुए कुछ स्टेटमेंट्स देता है, उसको हम कन्फेशन कह रहे हैं। बस इतना हो गया डेफिनेशन का पार्ट। अब ये बीएससी में कहाँ है इसका एक बार अगर देख लें तो एडमिशन इन जनरल हमारे बीएसए के सेक्शन 15 में डिफाइंड है, एडमिशन डिफाइंड है, पर कन्फेशन डिफाइंड नहीं है। कन्फेशंस को लेकर ये तीनों सेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रही हूँ बीएसए अपडेटेड सेक्शन नंबर्स ऑफ बीएसए, सेक्शन 22, 23 एंड 24। पर इससे पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये टॉपिक। एक कन्फेशन अगर मिल जाता है पुलिस को तो उसके आधार पर पूरा केस पलट सकता है। एक अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जा सकता है कन्फेशन के आधार पर, अगर वो वॉलेंट्री है, वैलिड है, अगर वो सच है। एंड जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में बताया, हर केस में तो कोशिश होती है पुलिस वालों की कि वो एक वैलिड कन्फेशन उगलवाएं अक्यूज से।
तो यहाँ पर ना कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। अक्यूज्ड चाहते हैं कि वो नॉन गिल्टी प्लीड करे एंड वो अपने डिफेंस में एक लॉयर को रखे एंड जो भी जितना भी पॉसिबल है वो अपने आप को डिफेंड कर पाए, ऐसा अक्यूज चाहते हैं। पुलिस चाहते हैं दैट कुछ भी करके हम इस केस में अक्यूज्ड की जो भी क्राइम है उसको साबित करें एंड उसको पनिशमेंट दिलवाएं, ये पुलिस चाहते हैं। एंड इस प्रोसेस को इजी करने के लिए पुलिस वालों को इजी ये होगा अगर वो फ्रॉम द अक्यूज्ड एक वैलिड कन्फेशन उगलवाएं, है कि नहीं। अब लॉ इसीलिए बैलेंसिंग एक्ट करता है ये देखने के लिए कि ये इंश्योर करने के लिए कई सारे सेफ गार्ड्स हैं, हम कह सकते हैं सेफ गार्ड्स हैं टू इंश्योर कि किसी भी तरीके का दबाव ना हो अक्यूज्ड पर किसी भी तरह का दबाव पुलिस ना डाल पाए, इसीलिए हम ये सारे प्रोविजंस इनफैक्ट पढ़ रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस ऑल बिकम्स इंपॉर्टेंट। पुलिस का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, स्टेट एंड सिक्योरिटी का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए एट द सेम टाइम अक्यूज एंड अक्यूज के राइट्स को ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजन सारे बनाए हैं, क्योंकि एक वैलिड कन्फेशन काफी है पूरी केस को पलटने के लिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस। तो कन्फेशन इज अ वैलिड एविडेंस, ये बात को आप भूलना मत, ठीक है। चलिए अब हम ना एक एक करके अलग अलग सिचुएशंस पढ़ते हैं। सिचुएशंस समझते हुए हम लॉ को डिस्कस करेंगे, ना कि उल्टा पहले ये सेक्शन ये क्लॉज, ऐसा नहीं करेंगे। पहले सिचुएशन को समझते हैं, कहानी की तरह समझते हैं, कहानियों को ज्यादा याद रख पाएंगे, कहानियों को पहले समझकर फिर लॉ पे जाते हैं। चलिए सिचुएशन 1, वहां पे जो लिखा है वो छोड़ दीजिए आप, चलिए मेरे साथ सिचुएशन 1 देख लेते हैं। सिचुएशन 1 में है अक्यूज्ड को एक नाम दे देते हैं अजय। जितने भी अजय हैं आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं सारे लेक्चर्स में ABC मुझे यूज करना पसंद नहीं है तो मैं उनको नाम दे देती हूँ। तो हमेशा मेरे हाथ में जब भी मैं लेक्चर बोलती हूँ अजय हमेशा एक मर्डरर बन जाता है, अक्यूज्ड बन जाता है, हमेशा बेचारे अजय जितने भी हैं आई एम वेरी सॉरी। अजय है जो अक्यूज्ड है, एक मर्डर का केस है, मर्डर हुआ है, इंटीमेशन आई है, पुलिस गए हैं, अजय को गिरफ्तार करके लेके आए हैं, राइट। तो अजय अभी कहाँ है? पुलिस स्टेशन में है, राइट। पुलिस स्टेशन में इंट्रोगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब इस दौरान कुछ पूछताछ होता है। अब अजय पुलिस को एक स्टेटमेंट देता है। अजय किसको दिया है स्टेटमेंट? पुलिस को एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें लेट्स अज्यूम सम 50 लाइन्स का स्टेटमेंट है। उसने कई सारी चीजें बताई हैं, लगभग 50 लाइन का एक लंबा सा स्टेटमेंट दिया है। उसमें कुछ चीजें हैं जो शायद अजय के खिलाफ यूज हो सकते हैं, राइट। अब इस सिचुएशन में क्या वो 50 लाइन्स का जो स्टेटमेंट है उसको कोर्ट वैलिड मानेगी क्या? आंसर इज नो। आंसर इज व्हाट? नो। अगर अक्यूज्ड पुलिस से कुछ कहता है, अक्यूज्ड पुलिस से कुछ कहता है एंड उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कन्फेशन हो सकता है, जो ऐसे शब्द हो सकते हैं, कुछ ऐसे लाइन्स हो सकते हैं जो ये बताए कि अजय ने ही मर्डर किया है, अगर कुछ भी ऐसा है उन स्टेटमेंट्स में, तो क्या वो लॉ वैलिड एविडेंस मानेगा? क्या उसको वैलिड कन्फेशन मानेगा? नो, कोर्ट नहीं मानेंगे, उसको वैलिड कन्फेशन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? सेक्शन 23 सब क्लॉज 1 ऑफ BSC इज सेइंग इट वेरी वेरी क्लियरली। अभी है आपका टाइम बेर एक्ट निकालने का। देखिए एविडेंस एक्ट, अब एविडेंस एक्ट बोल रही हूँ, BSA का बेर एक्ट भी काफी छोटा ही है। अब इस छोटे से बेर एक्ट है बट इतना पावरफुल बेर एक्ट है, सब कुछ इसी से फ्लो होता है। सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो, आप किसी भी साइड का लिटिगेशन कर रहे हैं, यही है आपका बाइबल, क्योंकि व्हाट टू प्रूव एंड व्हाट नॉट टू प्रूव सब कुछ इसी बेर एक्ट से आता है। तो इस बेर एक्ट पे कंप्लीट मास्टरी होना इज मैंडेटरी। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, वकालत में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस बेर एक्ट पर आप कि जितना भी पढ़ो वो कम ही है, ये बता सकती हूँ। ये मैं नहीं, मैंने जितने भी सुप्रीम कोर्ट के कई सारे लीडिंग एडवोकेट्स को देखा है, सब यही बोलते हैं। चलिए हमें पढ़ना है सेक्शन 23 सब क्लॉज 1 BSA। खोल लीजिए आपके बेर एक्ट में भी, देखिए क्या लिखा है। नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड। तो बहुत क्लियरली काफी सीधी सीधी बात बता दी। अक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर को कुछ भी बोले, हम उसको वैलिड मानेंगे नहीं। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अगेंस्ट दैट पर्सन। तो कुछ भी यहाँ पर बोला, कुछ भी यहाँ पर 50 लाइन्स में कुछ भी बोले हो अक्यूज्ड ने,
वो अक्यूज के खिलाफ यूज नहीं हो सकता है। सिंपल, वेरी वेरी सिंपली दे हैव सेड इट। व्हाई? सेफगार्ड। जैसे मैंने बताया ये सब क्यों है, टू एंश्योर अ सर्टेन सेफगार्ड। पुलिस एंड अक्यूज के इंटरेस्ट के बीच में सेफ्टी बनाए रखने के लिए, अक्यूज के प्रोटेक्शन में ये सारे प्रोविजंस हैं। तो बहुत ही सिंपल सिचुएशन है सिचुएशन 1, बहुत सीधा सीधा लॉ ने बता दिया, नॉट अलाउड, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल, कैनॉट बी यूज्ड। ये हो गया सिचुएशन 1 टू पुलिस ऑफिसर। अब मानते हैं इसी सिचुएशन में सिचुएशन 2 अजय है। अजय पुलिस ऑफिसर को नहीं बता रहे, किसी और को बता रहे। ठीक है, किसको बता रहे? किसी और को। पुलिस नहीं है, कोई और बंदा है मान लेते हैं, सम रैंडम पर्सन, सम थर्ड पार्टी है। ठीक है, पर कहाँ बता रहे हैं ये सब? पुलिस स्टेशन के अंदर रह के हुए बता रहे हैं ना। ये पूरा सिचुएशन कहाँ चल रहा है? पुलिस स्टेशन में चल रहा है, यानी कि पुलिस कस्टडी में कुछ बातें बताई हैं। तो सिचुएशन 2 में क्या हुआ? अजय पुलिस को नहीं, अजय किसी और को बता रहे हैं जो नॉट पुलिस है, नॉट पुलिस। बट कहाँ बता रहे हैं? ये सब बता रहे हैं पुलिस कस्टडी में रहते हुए। पुलिस कस्टडी में रहते हुए आपने किसी को भी कुछ भी बताया तो उन्होंने कहा वैलिड एविडेंस नहीं है, वैलिड कन्फेशन नहीं है। सेकेंड सिचुएशन में और सेफ्टी बढ़ा दी। पहला सिचुएशन जो है 23 सब क्लॉज 1 में, अगर आप ध्यान देते हैं जो शब्द है बैरैक्ट में, एक बार खोल के देखना, कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर का शब्द होता है, कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर। इनफैक्ट वहां पे सिचुएशन डिस्क्राइब ही नहीं कर रहे। आप शायद ये पुलिस स्टेशन में ना रहे, आप शायद अपने घर में हैं, अपने खुद के घर में रहते हुए कुछ आपने बताया पुलिस ऑफिसर को, तो भी वो वैलिड एविडेंस नहीं है। आप घर में नहीं है, पुलिस स्टेशन में नहीं है, कहीं पर भी आप मिलके पुलिस को कुछ बोलते हैं एज पार्ट ऑफ दैट केस, एज पार्ट ऑफ दैट केस और एज पार्ट ऑफ दैट केस का क्वेश्चनिंग, अगर आप कुछ भी बोलते हैं, कहीं पर भी बोले, आप पुलिस को कुछ भी बताए हैं, वो वैलिड कन्फेशन नहीं होगा। दैट इज सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 क्या कहता है? सिचुएशन 2 क्या कहता है? आप किसी को भी बोले, पुलिस नहीं, आप शायद किसी को भी बता रहे हैं पुलिस के कस्टडी में रहते हुए, तो वो वैलिड नहीं है। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 BSA। सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 BSA पढ़िए। While he is in the custody of a police officer, अगर वो पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में है, अगर कोई भी बंदा पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में रहते हुए कन्फेशन देता है तो भी वो वैलिड नहीं है, राइट? बट यहाँ पे आ जाता है बट। देखिए लॉ में अब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम लॉ पढ़ रहे हैं, बैरैक पढ़ रहे हैं एंड कोई बट नहीं हो या कोई कंडीशन नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। तो इसमें भी अब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर ही रहे हैं तो इसमें तो एक्सेप्शंस होंगे ही, राइट? तो चलिए चलते हैं हम अपना तीसरे सिनेरियो पर। अजय है, पुलिस के कस्टडी में है, गिरफ्तार है, पुलिस ऑफिसर है, उन्हीं के कस्टडी में रहते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, पर ये किन को दिया? ये नॉट पुलिस है, बट कौन है? ये मैजिस्ट्रेट को दिया। चलिए मैजिस्ट्रेट को हम ग्रीन में दिखा देते हैं क्योंकि ये वैलिड हो जाता है तो समझने में भी आसान होगा, इसलिए मैंने ग्रीन कलर चुना। तो उन्होंने इस थर्ड सिचुएशन में किसको दिया? मैजिस्ट्रेट को दिया कन्फेशन। मैजिस्ट्रेट को जो कन्फेशन देते हैं वो वैलिड होगा। तो अभी विच वन इज वैलिड? एज पर सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 BSA, इसी सब क्लॉज में है, इसके बारे में भी। अगर पुलिस के कस्टडी में रहते हुए किसी और को, जो नॉन पुलिस भी हैं, उनको भी अगर हम कन्फेशन देते हैं तो अक्यूज का कन्फेशन वैलिड नहीं होगा। बट अगर पुलिस कस्टडी में रहते हुए मैजिस्ट्रेट को देते हैं, पुलिस कस्टडी में रहते हुए बट मैजिस्ट्रेट को कन्फेशन दिया है, तो उसको हम वैलिड मानेंगे, राइट? अब इसको क्यों वैलिड मानेंगे? क्योंकि लॉ ये मानता है कि मैजिस्ट्रेट जो वहां पर है वो इंश्योर करेंगे, वो देखेंगे कि अक्यूज्ड के जो राइट्स हैं उसको कोई हार्म नहीं पहुंचा है। ये जो कन्फेशन अजय बता रहा है वो इंश्योर करेंगे कि अजय कोई दबाव में आके नहीं बता रहा हो। ये मैजिस्ट्रेट जो है वो इंश्योर करेंगे कि अजय वॉलंटरीली आके बता रहा है, वो इंश्योर करेंगे कि अजय को पता है ऐसे शब्द बोलेंगे तो क्या परिणाम हो सकता है आगे जाके। ये मैजिस्ट्रेट साहब है ना, वो इंश्योर करेंगे कि
अक्यूज्ड को सब नॉलेज है, सब पता होते हुए वो बता रहे हैं ये स्टेटमेंट, वो इंश्योर करेंगे ताकि अगेन सेफ्टी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये सब क्यों है प्रोविजंस, टू इंश्योर द सेफ्टी। तो ये है ना सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए मैजिस्ट्रेट साहब तो वहां पे मौजूद हैं ही। तो जब इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, इसलिए क्या लिखा है देखो लॉ में 23 सब क्लॉज 2 में क्या लिखा है, देखना सेकेंड लाइन, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट साहब वहां पे मौजूद है, उनके सामने हो रहा है ये सब कुछ। तो दैट विल इंश्योर व्हाट, दैट विल इंश्योर that will make sure that the accused is giving voluntary confession। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वॉलंटरी नहीं है तो वो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, ऐसे राइट्स हैं। ये कहाँ है ये राइट्स मैजिस्ट्रेट के पास, मैंने कहा था ना इंटरलिंकिंग प्रोविजन है, इसके जो प्रोविजंस हैं ये सीआरपीसी बीएनएसएस में हमारे पास लिंक्ड प्रोविजंस भी है, उसको हम कभी और डिटेल में समझेंगे कि मैजिस्ट्रेट जब रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट के लिए जाते हैं, अगर कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं या अक्यूज का कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो देयर इज अ प्रोसीजर टू बी फॉलोड। वो प्रोसीजर में उनको इंश्योर करना पड़ता है कि सब कुछ पता है, करेक्ट फिट कंडीशन में है, वॉलंटरली बता रहे हैं। ये सब इंश्योर करने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड है कि हाँ अजय जो भी अक्यूज है वो जो भी बोल रहे हैं पूरे होशो आवाज में बता रहे हैं, सब कुछ वॉलंटरली है, तभी वो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ तक तो डिस्कशन हो गई है, 3 सिनेरियोज वैलिड है। अब ये जो चौथा सिनेरियो है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी हैव टू पे लिटिल बिट ऑफ अटेंशन हियर। ये जो चौथा सिचुएशन है ना, ये पुलिस से ही लिंक्ड है, मना नहीं करती हूँ, ये पुलिस से ही लिंक्ड है। हम ओरिजिनल सिचुएशन पे ही चले जाते हैं जहां पर अजय है, अजय ने पुलिस को कुछ चीजें बताई, यही सिचुएशन पे फिर से चले जाते हैं। अजय ने पुलिस को कुछ चीजें बताई, कुछ 50 लाइंस का स्टेटमेंट था, 50 लाइंस का स्टेटमेंट उन्होंने दिया पुलिस को। इसी सिचुएशन में हमने पहले क्या कहा था, हमने कहा था इसको लॉ वैलिड नहीं मानेंगे। कुछ ऐसा हुआ, ये 50 लाइंस में कुछ लाइंस ऐसे हैं जो जहां पर अजय एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने क्राइम कैसे किया, क्राइम करने के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए उसने वो कहाँ से खरीदा, जैसे कि रस्सी कहाँ से ली या फिर चाकू कहाँ से खरीदा, ये सब वो बता रहा है। ये सिर्फ ये नहीं, वो ये भी बता रहा है उस 50 स्टेटमेंट में कि मर्डर के बाद उसने डेड बॉडी को कैसे डिस्पोज ऑफ किया, कहाँ किया, मर्डर वेपन कहाँ छुपाया, और जब मर्डर कर रहा था तो उसने जो कपड़े पहने थे वो कहाँ है, उसमें तो खून लगा ही होगा, तो वो कहाँ है, विक्टिम का खून वाले कपड़े कहाँ है। ये सब चीजें इस 50 लाइंस में अजय बोल रहा है। तो मान लेते हैं इन 50 लाइंस में फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लाइन विच सेज मैंने मर्डर किया, फिर जो मर्डर हुआ उस टाइम पे मैं ऐसा एक वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था या ग्रीन कलर का पैंट पहना हुआ था, जो भी है उसने बताया। एंड वो ये कहता है कि उसके बाद मैंने उनको आके निकाल के एक पॉलिथीन बैग में डालकर अपने जो अलमारा है अलमीरा में रख दिया, घर के सेकेंड रूम में लेफ्ट साइड वाले अलमीरा, ऐसा करके उसने एक पिक्चर दिया कि ऐसा एक जगह है, उस जगह पे जाएंगे तो आपको शायद वो मिलेगा करके उसने एक हिंट दिया। ठीक है, तो अब पुलिस क्या करती है, ये पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस एक्चुअली अजय के घर जाते हैं। अजय ने जो बताया दूसरे कमरे में लेफ्ट साइड का जो अलमीरा है, अलमीरा में ऐसे एक पॉलिथीन बैग होगा, पॉलिथीन बैग में मैंने ऐसे रखा है करके जो भी उसने वो स्टेटमेंट बताया as it is, वो उसको फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शंस गिवन इन दैट स्टेटमेंट। अजय ने जैसे बताया वैसे पुलिस वहां पे जाती है, एक एक करके चीजें उठाती हैं, कमरे में जाते हैं, लेफ्ट साइड का अलमीरा, दूसरे कमरे में लेफ्ट साइड का अलमीरा, टॉप साइड ये पॉलिथीन बैग, ये सब देखते हुए जाते हैं। तो उनको सच में वो क्लोथ्स मिलते हैं जहां पर विक्टिम का ब्लड है। अब ये जो चीज हुई है ना यहाँ पर, इसको हम लॉ में कहते हैं डिस्कवरी बाय द पुलिस। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं डिस्कवरी, डिस्कवरी बाय पुलिस, या रिकवरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्कवरी कहते हैं या रिकवरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हुआ है ये हुआ है कि एक स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस वहां पे एक्चुअल में गए हैं उस सिचुएशन में एंड दे हैव एक्चुअली रिकवर्ड, डिस्कवर्ड। तो जो भी ये स्टेटमेंट में चीजें हैं वो एज इट इज पुलिस को वहां पे मिल जाती हैं।
तो पुलिस ने क्या किया, उनको एविडेंस मिल गया तो वो क्लोथ लेके आए, डीएनए एनालिसिस के लिए सेंड किया। फॉरेंसिक टीम कंफर्म करती है कि वो जो वाइट पैंट एंड ग्रीन पैंट, सॉरी वाइट शर्ट एंड ग्रीन पैंट था, उस पे जो भी खून के निशान है वो एक्चुअली विक्टिम के ही ब्लड हैं, वो मैच भी हो जाती हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि ये 50 लाइंस में से ही तो इंफॉर्मेशन मिला है ना पुलिस को। हाँ, ये 50 लाइंस को एज इट इज अजय के खिलाफ यूज नहीं कर सकते हैं, वो है सिचुएशन 1। बट क्या इस चीज को हम यूज कर सकते हैं? जो इस स्टेटमेंट के आधार पर यहाँ पे जो मुझे कपड़े मिले, क्लोथ्स जो मिले, क्या इस क्लोथ्स को मैं यूज कर सकती हूँ एज वैलिड एविडेंस? स्टेटमेंट तो अक्यूज नहीं दिया एंड उसी स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस ने ढूंढा, तो क्या ये कन्फेशन माना जाएगा? क्या इसको वैलिड मानेंगे कोर्ट में? ये क्लोथ्स को क्या वैलिड एविडेंस मानेंगे? एंड द आंसर इज अ बिग यस, ऑफ कोर्स वैलिड है। एंड व्हाई इट इज वैलिड इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डिस्कवरी बाय पुलिस। एज इट इज देखिए, यहाँ पर ये 50 लाइन का प्रोटेक्शन है, बट वो 50 लाइन में से 2 लाइन ऐसे हैं जहां पर ये स्पेसिफिकली क्लोथ्स के बारे में बात हुई है। एंड दो स्पेसिफिक 2 लाइंस को फॉलो करते हुए जब पुलिस जाके ढूंढे, उनको डिस्कवर हो गया वो वाली चीज, वो क्लोथ्स जब्त हो गए, उनको एज एविडेंस ले लिया, मैच हो गए, वो फॉरेंसिक टीम ने कंफर्म भी कर दिया मैच। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रही है, 50 लाइंस शायद सच हो या ना हो मुझे नहीं पता, बट इन 50 लाइंस में से जो 2 लाइंस हैं जो कंफर्म हो गई ना, इन 2 लाइंस को फॉलो करते हुए जब पुलिस वहां पे गई है, उनको कंफर्मेशन तो मिली है ना इन 2 लाइंस का, कंफर्मेशन का प्रूफ भी तो है। पुलिस ने वो क्लोथ्स को जब्त किया है तो दिखाने के लिए प्रूफ भी है। मुझे ये शायद नहीं पता हो 50 लाइन सच है कि झूठ है, पर ये तो पता है ना कि वहां पे क्लोथ्स तो मिले हैं, सबूत तो है, और उस पे तो विक्टिम के खून के निशान भी है, कंफर्मेशन भी हो गया है, तो ये तो झूठ नहीं हो सकता। तो जब ये झूठ नहीं हो सकता तो इसको हम वैलिड क्यों नहीं मानेंगे? ऑफ कोर्स मानेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है डिस्कवरी बाय पुलिस, जो है हमारा 4th सिनेरियो, जो ये कहता है कि हाँ, स्टेटमेंट एज इट इज शायद वैलिड ना हो कोर्ट में, बट अगर उस अक्यूज के स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस जाती है एंड पुलिस को कुछ चीजें एक्चुअल में मिल जाती हैं, क्राइम सीन पे कुछ मिल गया, या क्राइम सीन के बाद विक्टिम के बॉडी के रिलेटेड, या मर्डर वेपन, या कुछ ऐसे ही विक्टिम के क्लोथ्स या अक्यूज के क्लोथ्स एट द टाइम ऑफ मर्डर, अगर ऐसे भी कुछ चीजें मिल जाती हैं तो उनको हम वैलिड मानेंगे अंडर डिस्कवरी बाय पुलिस। अब ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसका काफी रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस भी है। एंड ये सब कहाँ लिखा है? ये सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 BSA के प्रोवाइजो में है। कहाँ है? प्रोवाइजो में है। इनफैक्ट ये डिस्कवरी वाली चीज ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब मैं अपने एज अ जूनियर एंड आई वाज गेटिंग माय ट्रेनिंग डन एज अ जूनियर एडवोकेट, उस टाइम पे मैंने सुप्रीम कोर्ट का क्लर्कशिप एग्जाम दिया था एंड देन आई डिड सुप्रीम कोर्ट क्लर्कशिप। तो तब मैं जस्टिस रोहिंटन नरिमन की लॉ क्लर्क थी फॉर 1 ईयर पीरियड। तो उस टाइम पे मैंने कई सारी चीज़ें लॉर्डशिप से सीखा। उनमें से क्रिमिनल लॉ में एक चीज़ मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली उनसे नोटिस किया, वो हमेशा जब भी एक केस होता था ना, वो हमेशा ये पूछते थे, इस केस में रिकवरी हुई है क्या, डिस्कवरी बाय पुलिस हुई है क्या, हुआ है तो क्या हुआ है, इस पार्ट पे वो बहुत एम्फेसिस देते थे। एंड फिर मैंने कई सारे ट्रायल कोर्ट के जजमेंट्स देखे, कहीं अब आज भी लाइक इवन टुडे अगर आप ट्रायल कोर्ट में जाते हैं तो क्रिमिनल केसेस में हमेशा जजेस का एम्फेसिस एक चीज पे होता है, डिस्कवरी हुआ है क्या, क्या हुआ है, डिस्कवरी कैसे हुई है, पुलिस को कैसे पता चला, एंड जो चीजें डिस्कवर हुई हैं उनको फॉरेंसिक एनालिसिस पे भेजे तो क्या कंक्लूजन निकला। तो ये डिस्कवरी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि स्टेटमेंट सच है या झूठ है किसी को नहीं पता, बट सबको ये तो पता होगा ना, एक बार वो चीजें अगर निकल के आ गई हैं तो तब तो प्रूफ है, तब तो आंखों के सामने प्रूफ है, तब तो हम क्रॉस चेक कर ही सकते हैं, राइट। तो इसीलिए जजेस काफी इंपॉर्टेंस देते हैं हर केस में डिस्कवरी को आइडेंटिफाई करने में। तो ये चीज कहाँ लिखी है? अब लॉ में आ जाते हैं, 23 सब क्लॉज 2 BSA में लिखी है। 23 सब क्लॉज 2 का एक प्रोवाइजो है, उस प्रोवाइजो में लिखा है, प्रोवाइजो का मतलब बैराक में प्रोवाइडेड के शब्द होते हैं, कंडीशंस होते हैं, उन सबको हम प्रोवाइजोस कहते हैं।
अब ये जो 23 सब क्लॉज 2 है ना, ये पहले जमाने में क्या हुआ करता था, 27 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था। 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से सेक्शन 27 था। इनफैक्ट सेक्शन 25, 26 एंड 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों सेक्शंस को क्लब करते हुए दे गॉट द न्यू सेक्शन ऑफ BSA विच इज सेक्शन 23। तो काफी सारा कंसोलिडेशन हुआ है ना चीजों में, नए क्रिमिनल लॉज में। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कंसोलिडेशन इज दिस ऑल्सो। इंस्टेड ऑफ 3 सेपरेट सेक्शंस, इंडियन एविडेंस एक्ट के 3 अलग सेक्शंस के बजाय दे हैव मेड वन सेक्शन विच इज सेक्शन 23 ऑफ BSA, जो इन सारे सिचुएशंस जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, इन सब के बारे में कहाँ लिखा है, एक ही सेक्शन में है, सेक्शन 23। राइट, गॉट इट। पर हमारे तो अभी खत्म ही नहीं हुआ, वी हैव सम अदर इंपॉर्टेंट सिचुएशंस टू स्टिल डिस्कस, जो है सेक्शन 22 BSA के कवर्ड सिचुएशंस। सेक्शन 22 BSA में वैसे अगर आप बैराक पढ़ ले तो भी काफी क्लियर है कुछ चीजें, जैसे सेक्शन 22 का BSA का खोलना, जैसे लिखा है इंड्यूसमेंट है, थ्रेट है, कोर्शन है या प्रॉमिस है, यानी अगर किसी भी तरीके का डराकर, धमकाकर या प्रलोभन देकर अक्यूज से कन्फेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं तो वो इनवैलिड हो जाता है, वो सेक्शन 22 में लिखा है। तो इसको मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इंड्यूसमेंट, थ्रेट, आप एक बार बैराक से पढ़ सकते हैं, थ्रेट, कोर्शन या प्रॉमिस। ठीक है, ये अगर पुलिस इनमें से कुछ भी अक्यूज्ड को देकर, प्रॉमिस करके या कोर्शन करके, फोर्स करके कन्फेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं तो वो वैलिड नहीं हो जाता है लॉ में। बट यहाँ पर फिफ्थ सिचुएशन में जो मैं डिस्कस करूंगी वो इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी का शब्द आपको यहाँ पर बैराक में नहीं मिलेगा, पर जो कॉन्सेप्ट है प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी का वो मैं समझा देती हूँ, वो आप नोट डाउन कर लो। सेक्शन 22 के सब क्लॉज 3 सेक्शन 22 में सब क्लॉजेस नहीं है। अगर आप बैराक देख रहे हैं तो पहला एक क्लॉज होता है, फिर उसका है प्रोवाइडेड, उसका फिर एक और है फर्दर प्रोवाइडेड, यानी प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो का प्रोवाइजो है, फर्दर प्रोवाइडेड करके लिखा होगा। आप एक बार बैराक चेक करना, क्लॉज, प्रोवाइडेड, फर्दर प्रोवाइडेड। अगर आपके पास बैराक का लिंक नहीं है तो मैं ये ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ बैराक का, तो आप सॉफ्ट कॉपी से भी एक बार पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, जो भी हम अगर लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं ना तो बैराक से परिचय बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैराक से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक सारा यही है, ये नहीं समझेंगे आगे जाके कुछ पढ़ना चाहते हैं नहीं होगा। कुछ भी करना है जिंदगी में, वकालत में आगे बढ़ना है, एग्जाम क्लियर करना है, अच्छा वकील बनना है, जो भी करना है यहाँ से ही शुरुआत है हमारा। तो चलिए, तो इसका जो सेक्शन 22 का प्रोवाइजो है ना, उसमें ये कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, ये प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट बन जाता है। स्टोरी पहले सुन लेते हैं, फिर आते हैं टॉपिक पर। चलिए, आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं तो मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ, आप प्लीज किसी और को शेयर मत करना, ठीक है? ऐसे मैंने आपसे कहा, ऐसे कहते हुए आप भी कहते हैं ऑफ कोर्स एज गुड फ्रेंड्स इन गुड ट्रस्ट, कुछ भी आप बताएं हमारे बीच में रहेगा, आपने भी कहा, ठीक है। फिर मैंने कुछ चीजें बताया, मैंने कुछ ऐसी चीजें बताई ये कहते हुए कि मैंने इलीगल लैंड लिया है, ये लिया है, वो लिया है, कुछ भी मैंने बता दिया, जो भी मेरा मन में था वो मैंने बता दिया, मन हल्का हो गया। अब जो भी चीजें मैंने आपको बताया वो क्या एक क्रिमिनल केस में वैलिड एविडेंस बन सकता है क्या, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये डिपेंड करता है सिविल केस या क्रिमिनल केस में। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहीं पे नोटिस करें, अगर मैंने जो भी स्टेटमेंट्स आपको बताएं वो सिविल केस के रिलेशन में है, कोई भी सिविल मामले के रिलेशन में, यानी कि मुझे पता है कि फ्लैट का ओनर मैं नहीं हूं, बट फिर भी मैंने पोजेशन ऑफ द फ्लैट रख लिया है, ठीक है, पोजेशन मेरा नहीं है, मुझे वापस कर देना चाहिए था क्योंकि मेरे पास कोई राइट नहीं है, ना मैं ओनर हूं ना मेरे पास पोजेशन का राइट है, मेरे को फ्लैट वापस दे देना चाहिए था पर मैं नहीं दे रही हूँ, मैं उसी फ्लैट में रह रही हूँ, ये सब। एंड ऐसा मैंने कन्फेशन आपको दिया मान लेते हैं, तब वो क्या हो जाएगा, वो एक्चुअली एडमिशन हो जाएगा
क्योंकि वो सिविल केस में है। तो ऐसे अगर प्रॉमिस करके कि आप किसी को मत बताना, मैंने आपको सिविल केस वाले डिटेल्स बताए, तो कोई बात नहीं, किसी और को मत बताना, डोंट टेल एनीवन, एंड कोर्ट विल ऑल्सो से नॉट एडमिसिबल। तो कोर्ट भी क्या कहेगा? नॉट एडमिसिबल। एज अ फ्रेंड आपको भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कोर्ट भी कहेगा कि नॉट एडमिसिबल। अगर आप बताते भी हैं तो कोर्ट कहते हैं कि नॉट एडमिसिबल, क्यों बता रहे हो मुझे? क्योंकि ये तो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी से हुआ है ना, वो तो आपके बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए उन्होंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी उनकी नहीं है, फ्लैट उनका नहीं है, बट फिर भी वो रह रहे हैं। क्यों बताया उन्होंने? प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में बताया था, एज अ बेस्ट फ्रेंड आप पे ट्रस्ट करके हुए बताया था, है ना? तो नॉट एडमिसिबल करके कोर्ट भी बोल देता है। बट ये सिविल केस में, बट हम तो अभी क्रिमिनल केस के बारे में बात कर रहे हैं, है कि नहीं? क्रिमिनल केसेस में जैसे मान लीजिए अजय आता है और आपको बोलता है कि आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, तो बहुत भरोसा है, किसी किसी ना भरोसेमंद आदमी को से बात करना पड़ेगा मुझे, मेरा मन हल्का करना है करके आपसे प्रॉमिस लेके उसने बताया कि उसने 4 कॉन्जिक्यूटिव मर्डर्स किए हैं। अब आप बताओ, ये जो स्टेटमेंट आपके पास आ गया है कि अजय ने 4 मर्डर किया है, उसने मेरे पास आके कन्फेशन दिया है, उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप क्या करोगे? सिविल केस में नॉट एडमिसिबल, बट क्रिमिनल केस में दैट इज एडमिसिबल इन कोर्ट, वो कोर्ट में एडमिसिबल हो जाता है। आपको आके एज अ वैलिड विटनेस वहां पे खड़े होके वो एविडेंस देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये जो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी है ना, ये क्रिमिनल केसेस में नॉट अप्लाइड, नॉट अप्लाइड, वो वैलिड कन्फेशन ही माना जाएगा। प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी को अप्लाई नहीं करते हैं। आपने प्रॉमिस दिया इसीलिए आपको आपने जो स्टेटमेंट बताई वो इनएडमिसिबल हो जाता है, अप्लाई नहीं होता है। क्रिमिनल केस में प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी इज नॉट अप्लाइड, सो देयरफॉर इट बिकम्स एडमिसिबल। प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी अप्लाई हो जाता तो सिविल केस की तरह एडमिसिबल नहीं होता, बट क्योंकि क्रिमिनल केसेस में प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी अप्लाई नहीं होता है, तो इसीलिए अगर कोई अक्यूज्ड क्रिमिनल केस वाली चीज़ों को अपने फ्रेंड से शेयर करता है या किसी को ये बताते हुए बताता है कि यार तुम ना किसी और को मत बताना, करके भी अगर वो बोलता है, या फिर वो ऐसे सिचुएशन में बोलता है जहाँ पे वो कहता है विदाउट प्रेजुडिस, मेरे खिलाफ यूज नहीं करना चाहिए, करके भी अगर वो बोलता है, तो भी वो स्टेटमेंट क्या हो जाता है? एडमिसिबल हो जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन, सिचुएशन 5 वी आर डिस्कसिंग विच इज प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। तो ये प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी वाली चीजें कहाँ है मैम? ये रहा सेक्शन 22 के प्रोवाइजो फर्दर प्रोवाइडेड में ये चीजें लिखी है, सेक्शन 22 BS से। तो मैम एक और सेक्शन बच गया ना, सेक्शन 24, तो फटाफट वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सिचुएशन 6 एक्चुअली, जो को अक्यूज्ड के बारे में है। किसके बारे में है? को अक्यूज्ड एंड को अक्यूज्ड के कन्फेशन के बारे में, सेक्शन 24 में। तो एक बार चलते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 में ये कहा जा रहा है, मान लेते हैं 2 लोग हैं, अनिल एंड सुनील, मान लेते हैं 2 भाई हैं, अनिल सुनील, ठीक है? अनिल सुनील 2 लोग हैं, दोनों मिलके क्राइम किए हैं, रॉबरी किए हैं, मर्डर किए हैं, जो भी किए हैं। अनिल कुछ दिनों के बाद, जैसे ही वो पकड़ा गया, इंट्रोगेशन चल रहा है, कुछ दिनों के बाद अनिल अप्रूवर बन जाता है, यानी अनिल पुलिस के पास जाकर कहता है कि देखिए मैं तो वैलिड कन्फेशन देने के लिए रेडी हूँ, मैं वॉलंटरली कन्फेस कर देता हूँ, जो भी हुआ है मैं बता देता हूँ आपको, पुलिस को आई विल सपोर्ट करके अनिल पुलिस का अप्रूवर बन गया। अब अनिल ऐसा पुलिस का अप्रूवर बन सकता है क्या? ऑफकोर्स बन सकता है, अनिल तो बन गया। अब अनिल बन गया, जब वो स्टेटमेंट दे रहा है वो सिर्फ अनिल के बारे में तो नहीं बताएगा, उसने कहा अनिल सुनील हम दोनों मिलकर गए हैं। अनिल कहता है हाँ सुनील का ही आइडिया था, अनिल कहता है हाँ सुनील ने ही मर्डर वेपन उठाया था, अनिल कहता है हाँ सुनील को भी पता है कि मैं ऐसा करने वाला हूं। तो हर जगह जब ये अनिल स्टेटमेंट दे रहा है, वो सुनील को भी तो फंसाएगा, है कि नहीं? दोनों साथ में मिलकर क्राइम किए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, ये जो सुनील हैं हमारे, उनके खिलाफ क्या ये कन्फेशन वैलिड होगा? ये क्वेश्चन है। अनिल तो हाँ कह ही रहा है आई एम रेडी, मैं वॉलंटरी कन्फेशन दे देता हूं करके, अनिल तो रेडी है।
अनिल के खिलाफ तो ये वैलिड है, पर क्या सुनील के खिलाफ भी ये वैलिड है? तो उसका आंसर है यस, इट इज वैलिड इन जॉइंट ट्रायल। ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है यहाँ पर, जॉइंट ट्रायल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जॉइंट ट्रायल। यानी अनिल सुनील दोनों को एक ही केस में अक्यूज 1 अक्यूज 2 एज को अक्यूज ठहराना चाहिए। अगर इनका अलग अलग मुकदमे चल रहे हैं, अगर अलग अलग केस चल रहे हैं, तो नॉट वैलिड। बट क्योंकि अनिल एंड सुनील का जॉइंट ट्रायल चल रहा है, दोनों एक ही केस में को अक्यूज्ड हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि अनिल का जो कन्फेशन स्टेटमेंट है वो सुनील के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। जो अनिल के स्टेटमेंट में सुनील के बारे में जो भी चीजें लिखी गई हैं वो हम सुनील के खिलाफ यूज कर सकते हैं। इट बिकम्स अ वैलिड कन्फेशन, ऐसा हम मानते हैं अंडर सेक्शन 24 BSC। यही पहले भी हुआ करता था अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट ऑल्सो, राइट। तो हमने डिस्कस किया अलग अलग सिचुएशंस जहां पर कन्फेशन वैलिड हो जाता है, कहीं पर कन्फेशन इनवैलिड होता है। एंड इन ऑल ऑफ दीज केसेस प्लीज रिमेंबर कोलैबोरेशन इज नेसेसरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी, हाँ सुनील के खिलाफ हम यूज तो कर सकते हैं, पर सपोर्टिंग एविडेंस की जरूरत होती है, कोलैबोरेशन की जरूरत होती है। बिकॉज आखिरकार कन्फेशन इज जस्ट अ स्टेटमेंट। सिर्फ स्टेटमेंट के आधार पर हम अगर हमने किसी को कन्विक्ट कर दिया तो हो सकता है दैट कैन बी अ ग्रेव मिस्टेक। तो इसलिए कोर्ट हमेशा ये भी देखती है कन्फेशन, और कन्फेशन के साथ साथ सपोर्टिंग एविडेंसेस है क्या, कोलैबोरेशन है क्या, कोलैबोरेटिंग एविडेंसेस है क्या, ये देखते हैं। एंड उसको देखते हुए फाइनली कोर्ट विल डिसाइड कि कन्फेशन इज वैलिड और नॉट। ओके, सो आई होप इस डिटेल लेक्चर से आपको एक अच्छा आइडिया आया है कन्फेशन के टॉपिक को लेकर। आप मुझे कमेंट में बताना आगे ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगी। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू कानून पंडित। बहुत सारे लेक्चर्स अब आने वाले हैं ऑन क्रिमिनल लॉ, ऑन CPC, ऑन प्रैक्टिकल टॉपिक्स सच एज चेक बाउंसिंग। तो स्टे ट्यून्ड।